गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, चैप्टर 7 है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। चैप्टर 7 सेक्शन 122 से लेकर 129 तक इसका प्रोविज़न दे रखा है, 122 से लेकर 129 तक चैप्टर 7 में। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। सेक्शन 122 देखिएगा, गिफ्ट का डिफिनेशन दे रखा है, गिफ्ट को डिफाइन किया गया। हम पढ़ते हैं सेक्शन, सुनिएगा। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन by one person to another and accepted by or on behalf of the latter। लिखा हुआ है, बैरक में मिल गया सबको। हाँ, ये डिफिनेशन है। गिफ्ट को जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग यही लिखते हैं गिफ्ट के डिफिनेशन में। अब हम इसको एलोबरेट करते हैं और यही एलोबरेशन जो करेंगे तो हमारा जो हम जब इसको एलोबरेट करते हैं तो लिखते हैं इसेंशियल ऑफ गिफ्ट में, इसी डिफिनेशन को एलोबरेट करते हैं, वही बन जाता है मेरा एसेंशियल ऑफ गिफ्ट। क्या क्या है सुनिएगा। सबसे पहले कह रहा है इसमें, गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है गिफ्ट के लिए? सबसे पहले गिफ्ट में क्या होना चाहिए? तो कहता है, सबसे पहले कह रहा है इसमें, देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? एग्जिस्टिंग होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी को हम गिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो क्या होना चाहिए? जिस वक्त हम गिफ्ट कर रहे होते हैं उस वक्त सर्टेन मतलब समझते ही हैं, सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर? पहला एसेंशियल। दूसरा एसेंशियल लिखा हुआ आपके देखिए डिफिनेशन में, प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब ध्यान समझिएगा इस चीज को, यानी कि सबसे दूसरा बात क्या कह रहा है? दूसरा बात कह रहा है, इट मस्ट हैव बीन मेड वॉलंटरली। वॉलंटरली मतलब स्वेच्छा से, यानी आप जिस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हैं उसमें आपकी रजामंदी होनी चाहिए, आपकी अपने स्वेच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती कोई बंदूक के नोक पर आपसे करवा रहा है, नहीं, आप वॉलंटरली यह एक्ट कर रहे हैं। एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब जानते हैं आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े होंगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। हम जब किसी को कोई चीज गिफ्ट करते हैं, क्या बदले में कुछ लेते हैं उससे? जैसे कि हम लोग कोई चीज सेल करते हैं, बेचते हैं, तो क्या लेते हैं बदले में? पैसा लेते हैं उससे? नहीं। प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं तो बदले में क्या लेते हैं? उससे लोन उठाते हैं, पैसा लेते हैं, तब ना प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं। किसी को अपनी प्रॉपर्टी लीज करते हैं तो बदले में क्या लेते हैं उससे या तो अनाज लेते हैं या प्रीमियम लेते हैं या रेंट लेते हैं। तो हर एक चीज में बदले में कुछ ना कुछ लिया जाता है, लेकिन जब हम किसी को कोई चीज गिफ्ट कर रहे होते हैं तो बदले में कुछ नहीं लेते हैं। बात समझे? गिफ्ट उपहार जब हम किसी को देते हैं, प्रेम बस, क्योंकि प्रेम बस ही दिया जाता है, तो क्या होता है? हम लोग उससे बदले में कुछ नहीं लेते हैं। ओके, तो विदाउट कंसीडरेशन, क्योंकि अगर आप कंसीडरेशन ले लेंगे तो फिर वो गिफ्ट नहीं होगा। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, वॉलंटरली भी होनी चाहिए और विदाउट कंसीडरेशन भी होना चाहिए। दो चीजें हो गई। तीसरी चीजें, बाय वन पर्सन टू अनोदर, यानी कि एक आदमी देगा किसी दूसरे आदमी को। देने वाला क्या होता है? डोनर होता है, और जिसको दिया जाता है वह डोनी कहलाता है। याद रखिएगा,
जो गिफ्ट दे रहा है उसको हम लोग डोनर बोलते हैं, इसलिए ये वर्ड बना है ब्लड डोनर, ठीक है ना। और जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसको हम लोग डोनी बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है ये? हाँ, तो अब ये पूरा का पूरा जो डिफिनेशन कह रहा है वो ये, अच्छा एक पार्ट इसमें और है, एक लाइन और है इसमें, टू अनदर एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लेटर, यानी कि डोनी। अब ये भी इसमें इसका इसेंशियल है क्या, तो एक आदमी देगा किसी दूसरे आदमी को, ठीक है, और दूसरे आदमी के द्वारा यानी कि डोनी के द्वारा यह एक्सेप्टेंस में होना चाहिए, एक्सेप्टेड किया जाना चाहिए। यानी कि हम अगर कोई चीज आपसे बिना लिए हुए, आपसे बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं, बिना किसी कंसिडरेशन के हम अपनी स्वेच्छा से अगर कोई प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल आपको हम दे रहे हैं तो आपके द्वारा वह प्रॉपर्टी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। आप ये कहिएगा कि हम आपका यह गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो फिर वो गिफ्ट नहीं होगा। क्लियर? तो इतना एसेंशियल है इसका। ये चार चीजें जो है हम लोग पढ़े अभी, ये चार चीजें होनी चाहिए गिफ्ट के लिए। यही इसका डिफिनेशन भी है, यही इसका एसेंशियल भी है। एक बार फिर से आप लोग को रिमाइंड करवा देते हैं क्या क्या चीज बोले इसमें। सबसे पहले बोले ट्रांसफर होगा किस चीज का, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। पहला। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इसमें कि वॉलंटरली होनी चाहिए और विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। दो हो गया। तीसरा, देयर शुड बी ए डोनर, एक डोनर होगा जो कि कैपेबल होगा देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, और एक जो होगा डोनी होगा जिसको हम लोग देंगे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, या तो डोनी उसको एक्सेप्ट करेगा या डोनी के बिहाफ पर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है? क्लियर? ये इतना इसेंशियल है हमारा गिफ्ट का। ये क्लियर हो गया सेक्शन 122। अब आइए सेक्शन 123 देखिए क्या कह रहा है। सेक्शन 123 गिफ्ट हाउ मेड एंड इफेक्टेड। अब ध्यान समझिएगा सेक्शन 123। द ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन बाय 2 विटनेस। अच्छा ध्यान समझिएगा 123 पढ़ रहे हैं। फॉर मेकिंग गिफ्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यह भी एक इसेंशियल ही है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, जमीन को कर रहे हैं, बिल्डिंग को कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी अगर इमूवेबल है और आप उसको किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, द ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय 2 विटनेस। तो उसको आप कैसे गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यह रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही होगा। आप लोग देखते होंगे वो बनता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर पे इसको लिखा जाता है, उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, 2 विटनेस गवाह का साइन होता है। समझे? अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, एक पिता मान लीजिए अपनी बेटी को दे रहा है, एक मकान दे रहा है, तो ऐसे नहीं होगा कि मुंह से कह दिया कि तुमको ये मकान गिफ्ट कर रहे हैं और वो बेटी को चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यह रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से ही होगा। हमको आपको यह पेन देना है मान लीजिए गिफ्ट में, तो ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो हम ऐसे ही आपको दे देंगे। हम लोग बर्थडे में गिफ्ट वगैरह सब देते हैं ना, किसी को नहीं देते हैं, तो कुछ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को हम गिफ्ट दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वह रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा और रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे 2 विटनेसेस का साइन लगेगा। With regard to gift of movable property, registration is not compulsory but optional. It may be effected by mere delivery. बस इतने ध्यान रखिएगा। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर है।
क्लियर? लेकिन अगर इमोरल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो वह रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा, 2 विटनेसेस का साइन लगेगा। क्लियर? 123। नेक्स्ट आ जाइए, (124) गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। सेक्शन 124। Section 124 provides that a gift comprising of both existing and future property is void as to later। अब ध्यान समझिए, बहुत सिंपल चीज कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लीजिए हम एक ही रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से आपको 2 प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में है, अभी है, और एक जो है वो फ्यूचर प्रॉपर्टी है, यानी अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको वो प्रॉपर्टी हमको मिलेगा तो आपको गिफ्ट कर देंगे, यानी फ्यूचर प्रॉपर्टी है, अभी है नहीं एग्जिस्टेंस में वो प्रॉपर्टी। तब क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट होता है? सेक्शन 124 इसी बारे में बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए हम एक गिफ्ट किए आपको और वो उस गिफ्ट में दोनों चीजें हैं, एक क्या कहते हैं, एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और एक फ्यूचर प्रॉपर्टी है, तो कहते क्या है कि जो फ्यूचर प्रॉपर्टी के बारे में लिखे हैं, जो गिफ्ट किए हैं, वो वॉइड हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को क्या हम पढ़ाए हैं एसेंशियल में, सबसे पहला एसेंशियल क्या बताए हैं कि सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जिस वक्त हम गिफ्ट कर रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। नहीं, वो लिखा हुआ है एज टू लेटर। लेटर मतलब बाद में होता है, बाद वाला होता है, एज टू लेटर। हाँ, तो पहला वाला लिखा है एग्जिस्टिंग और बाद वाला लिखा है फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए लिख रहा है एज टू फ्यूचर, यानी फ्यूचर वाला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा वो। हाँ, नहीं, फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट हमेशा वॉइड होता है, क्योंकि हम पहला एसेंशियल यही बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? हाँ, ओनली दैट पार्ट ऑफ द गिफ्ट इज वॉइड विच रिलेट टू फ्यूचर प्रॉपर्टी। याद रखिएगा हमेशा, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी वो वैलिड हो जाता है। अब आइए सेक्शन 1। जैसी आपकी मर्जी, आपको गिफ्ट का पूरा प्रोविजन लिखना है, ओके, जहां तक लिख सकते हैं गिफ्ट को आप लिखिएगा, ठीक है ना। बता देते हैं इसको, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले सेक्शन पढ़ लेने दीजिए हमको। सेक्शन 125 आइए, सेक्शन 125 गिव टू सेवरल ऑफ हुम वन डज नॉट एक्सेप्ट। देखिए कितना अच्छा सेक्शन है, सुनिएगा। वेयर इज गिफ्ट इज मेड टू सेवरल डोनी of whom any one of them does not accept the gift on his part only is void। मान लीजिए हम एक प्रॉपर्टी है, हम ए नाम का आदमी है, हम अपनी एक प्रॉपर्टी 2 लोगों को गिफ्ट किए, बी को भी किए और सी को भी किए। ध्यान समझिएगा, ए गिफ्ट इज मेड टू सेवरल डोनी टू whom any one of them does not accept the gift on his part only is void। मान लीजिए कि मेरे पास एक मकान है, ठीक है ना, एक मकान हम गिफ्ट किए 2 लोगों में कि उसमें 6 कमरा है, मान लीजिए 3 कमरा बी का, 3 कमरा सी का, एक मकान गिफ्ट किए हम सेवरल डोनी को। डोनी एक से ज्यादा डोनी है मान लीजिए, उसमें से एक डोनी जो है वो गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। हम क्या बोले हैं कि एक्सेप्टेंस जो है वो जरूरी है। वो गिफ्ट के इस एसेंशियल में बताए हैं कि गिफ्ट को वैलिड होने के लिए जो डोनी है उसका एक्सेप्टेंस जरूरी है। तो यहां पे एक डोनी क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे, हम आपका गिफ्ट नहीं लेंगे। तो अब सवाल क्या है, क्या पूरा का पूरा गिफ्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा? तो कहता है नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 जो आदमी डिनाई कर गया है,
जो एक्सेप्ट नहीं किया है, केवल उसका वाला हिस्सा जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। क्लियर? जो एक्सेप्ट कर लिया है उसका वाला हिस्सा वैलिड होगा। ठीक है? केवल वह वाला हिस्सा जो हम जिसको दिए थे और वो मना कर गया, तो केवल उसका वाला हिस्सा जो है वो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। समझे नेहा? शफक? हाँ, वो वाला हिस्सा जो आदमी गिफ्ट कर रहा है इन्हें डोनर के पास ही वापस आ जाएगा। चलिए, ये हुआ सेक्शन 125। सेक्शन 126 आइए, छोटा सा सेक्शन है। सेक्शन 126, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। क्या गिफ्ट जो है देने के बाद रिवोक किया जा सकता है? आइए 126 को देखते हैं हम लोग। 126 आपको ऐसा सर्कमस्टांसेस बताता है, ठीक है ना, व्हेन द गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, जिसमें आप क्या होता है, आपको यह पता चलेगा कि आप गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? दो मोड है इसमें रिवोकेशन का, हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। रिवोकेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ डोनर एंड डोनी ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि गिफ्ट जो है सस्पेंड भी हो सकता है, रिवोक भी हो सकता है। तो कहता है कब? तो कहता है कि अगर डोनर और डोनी म्यूचुअल कोई एग्रीमेंट कर ले तो यह हो सकता है। ठीक है ना? ध्यान समझिएगा कि अगर डोनर और डोनी म्यूचुअल एग्रीमेंट कर ले कि अगर यह घटना घटेगी, ठीक है ना, किसी घटना के घटने पे गिफ्ट जो है रिवोक हो जाएगा मान लीजिए, तो वह गिफ्ट रिवोक हो सकता है, बशर्ते वह घटना जो है वह डोनर के मर्जी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। डोनर के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए वो घटना। ऐसी कोई घटना जो है जो डोनर के कंट्रोल में नहीं है, उस घटना के होने या ना होने पे गिफ्ट का जो अगर रिवोकेशन जो है अगर है तो गिफ्ट रिवोक हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं कि एक पिता अपनी पुत्री को गिफ्ट कर रहा है और कह रहा है कि अगर तुमको संतान होगा तो ठीक है, यह गिफ्ट ठीक है, नहीं तो यह गिफ्ट रिवोक होकर फिर वापस हमको आ जाएगा। तुमको हम एक जमीन दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पे कि अगर तुमको कोई संतान होगा, कोई पुत्र या पुत्री जो भी हो, तो गिफ्ट तुम्हारे पास ही रहेगा, नहीं तो गिफ्ट रिवोक हो जाएगा। तो अब ये पुत्र का और पुत्री का होना ये तो डोनर के मर्जी पर डिपेंड नहीं करता है, डोनर के विल पर डिपेंड करता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शफक, नेहा? हाँ, तो अगर दोनों के बीच में यह म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए, डोनर और डोनी, पिता और पुत्री के बीच में यह एग्रीमेंट हो जाए कि ठीक है पापा, अगर हमको कोई बेटा नहीं होगा या कोई बच्चा हमको नहीं होगा तो गिफ्ट आपको वापस हो जाएगा, तो यह गिफ्ट यहां पे रिवोक हो सकता है, सस्पेंडेड हो सकता है। हाँ बिल्कुल, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो ये काम भी तो डोनर के इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है ना। लड़का या लड़की होना डोनर के विल पे डिपेंड नहीं करता है ना, वो डोनर के विल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डोनर के विल पे डिपेंड करेगा तो डोनर की मर्जी चलेगी ना। इसका मतलब हमको देने का मन नहीं है, इसका मतलब नहीं। हाँ, अब डोनर ये बात बोल दे कि अगर हमको गुस्सा नहीं आएगा तब तुमको गिफ्ट देंगे, तो डोनर का अपना मन है, किसी बात पे गुस्सा आ जाएगा वो, नहीं देने का मन होगा तो। नहीं, यही बात एक एग्जांपल दिए आपको, बात तो वैलिड होनी ही चाहिए, लेकिन डोनर के विल पे इच्छा, मतलब विल के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। वो जो कंडीशन लगा रहा है, क्यों सू कर सकती है, क्यों सू कर सकती है इस बात को लेके? ये आप लड़की हैं इसीलिए ऐसा सोच रही हैं, ठीक है? तो भी
तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा कोई, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। हमको मर्जी है कि हम अपने बेटे को गिफ्ट करें, क्या बुराई है। हमको मर्जी है हम अपनी बेटी को गिफ्ट करें, क्या बुराई है। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हम अपने बेटी के बेटे को देना चाहते हैं, क्योंकि अगर बेटी की बेटी को चला जाएगा तो प्रॉपर्टी जो है बहुत दूर चला जाएगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है, अब समझिए इस चीज को। अक्सर इसमें लड़कियां थोड़ा ऑब्जेक्शन लगाती है इस बात में, अक्सर लगता है कि इसमें वो जेंडर वाइस किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो, जब ये प्रोविजन था कि लड़की को हिस्सा नहीं दिया जाता था, ठीक है ना, तो इसके पीछे जो इंटेंशन था ना, वो बहुत प्योर इंटेंशन था, ठीक है ना, कि विरासत की संपत्ति लड़कियों को नहीं दी जाती थी, तो बड़ा प्योर इंटेंशन था इसके पीछे, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि वो बेटी से कम प्यार था। क्या हुआ, प्योर क्या था इसमें, डिस्कनेक्ट हो गई वो। हाँ, प्योर क्या था नेहा, हैं, अब बताते हैं सर्कमस्टांस। हाँ बताते हैं लेजिस्लेशन का क्या प्योर इंटेंशन था। विरासत की संपत्ति, मेरे दादा की संपत्ति, अब सोचना जरा बात को, मेरे दादा की संपत्ति, हम एक लड़का जो होता है, यानी घर का जो पोता है, बेटा है, पोता है, हम आज के सर्कमस्टांसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं। वो कहता अरे यार ये मेरे बाप दादा की संपत्ति है, इसको नहीं बेचेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, इसको नहीं बेचेंगे। एक उसका जो इंटेंशन लगाव होता है ना उस प्रॉपर्टी से, वो अलग तरीके का होता है, ठीक। अगर वही प्रॉपर्टी बेटी को चला जाए, अब समझिएगा बात को, तो बेटी का लगाव होगा उसमें, लेकिन बेटी के हस्बैंड का लगाव नहीं होगा उसमें। देहा, समझिएगा बात को। आपके बाप दादा की संपत्ति में आपका जितना लगाव होगा, आपके पति का उतना लगाव नहीं होगा। उसके लिए वो एक वैल्यूएबल चीज होगी, 10 लाख की जमीन, 20 लाख की जमीन, 25 लाख की जमीन, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप फिर आजकल में आ गए आप, हम जो बोल रहे हैं वो समझिए। बहुत होता है आजकल, आप लोग कोर्ट नहीं जाते हैं इसीलिए आप लोग को लगता है। उसके लिए वो वैल्यूएबल थिंग है। हाँ तो इसी, हाँ तो अब इसलिए तो ये लॉ है ना कि अब सबका हिस्सा होगा। हम भी तो इसलिए कह रहे हैं, जब 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 ये प्योर इंटेंशन की हम बात कर रहे हैं, वो बात समझिए हम मेरी बात को, कि लेजिस्लेशन का जो कोई लॉ के पीछे इंटेंशन होता है, तो वो बायस नहीं करता है किसी के लिए। वो जिस वक्त जो जरूरत होता है उसके हिसाब से एक्ट करता है। अब तो बेटी भी अपने माता पिता का देखभाल करती है, ठीक है ना। पहले पति के फोर्स के कारण या अपने ससुराल में चली जाती थी, इस कारण से नहीं कर पाती थी। अब तो मतलब एकल परिवार है, लोग किसी भी बेटी ही रखता है। बहुत ऐसी फैमिली को हम जानते हैं, देखते हैं, और वो माता पिता को कर रहे हैं। तो अब चीजें बदल रही, तो चीजें बदल रही हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं मेरी बात को ना, कि एक लड़का भीख भी मांग लेगा लेकिन बाप दादा की संपत्ति नहीं बेचता है। लेकिन दामाद जो है ये जरूरी नहीं है, उसके लिए वो वैल्यूएबल चीज है। अरे यार कौन का देखभाल करे, बेच लो उसको, पैसा बैंक में अकाउंट में जमा कर दो, या बिजनेस करेंगे। ये कंडीशन सोचो कि जब जब दामाद जो था दहेज मांगता था, मारपीट करता था उसकी बेटी के साथ, जाओ ससुराल से ये लेकर आओ, अपने मैके से तुम ये लेकर आओ, वो भी तो कंडीशन होता था उस वक्त का ना। तो चीजें तो अब बदल रही है, उस हिसाब से अब सब कुछ बदल रहा है। लेकिन हम वो चीज समझाना चाह रहे थे कि विरासत की संपत्ति में क्यों नहीं होता था, वो यही चीज समझा रहे थे आपको। लेकिन उस वक्त भी प्योर इंटेंशन था लेजिस्लेशन का, और अभी भी प्योर इंटेंशन है। चलिए, क्लियर ये चीजें। हाँ, सेक्शन 126 में क्या बोले, पहला कंडीशन क्या बोले, कि कुछ हैपनिंग, कोई घटना होने या ना होने पर अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट किया हुआ है डोनर और डोनी के बीच में, बशर्ते उस पर डोनर का कंट्रोल ना हो उस इच्छा पे, ठीक है ना, तो वहां पे रिवोकेशन हो सकता है, पहला। दूसरा है चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर सीज हो रहा है किसी कारण से, केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर रिसेशन हो रहा है, आप बदल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, रिवोकेशन हो सकता है। तो जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट का चीज है कि अगर उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो चीजें रिवोक हो सकती है गिफ्ट के केसेस में। उतना डीप में नहीं जाएंगे। क्लियर ये चीजें, बोलिएगा। हाँ, सिंपल सा चीज 120
आपको ये सेक्शन यही बताना चाह रहा है कि डोनर का बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए डोनी को देने का। ये नहीं कि कुछ ऐसा करे भाई हम वापस ले लेंगे तुमसे, ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डोनर का इंटेंशन होना चाहिए डोनी को चीज देने का। ये हो गया 126। 127 आइए, ऑनरस गिफ्ट। ऑनरस गिफ्ट, ऑनरस का मतलब होता है बर्डन, ठीक है ना, बर्डन। एक आप लोग एक वो फ्रेज या जनरल एक वो सुने होंगे, आप लोग मुहावरा सुने होंगे, एंजॉयमेंट कम्स फ्रॉम बर्डन, एंजॉयमेंट कम्स विथ बर्डन, सुने हैं ना। हमेशा खुशी जो है कोई ना कोई मुसीबत लेकर आती है, बर्डन लेकर आती है। आपको जिंदगी में केवल खुशियां ही नहीं मिलेगी, बर्डन भी मिलेगा। सुनते हैं ये सब चीज ना। हाँ, उसी चीज से रिलेटेड ये ऑनरस गिफ्ट है कि मान लीजिए हम एक ही इंस्ट्रूमेंट पे आपको दो गिफ्ट किए, दो प्रॉपर्टी गिफ्ट किए। एक प्रॉपर्टी जो है वह प्रोस्पेस प्रॉपर्टी है, यानी कि उस प्रॉपर्टी से आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा है। और एक प्रॉपर्टी जो है जिस पर बर्डन है। तो अब आपके पास चॉइस नहीं है, अगर आप लेंगे तो दोनों लेंगे, अगर रिजेक्ट करेंगे तो दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए, ऐसे समझिए बात को कि हम एक ही इंस्ट्रूमेंट है मेरा, एक ही स्टैम्प पेपर पे हम आपको दो प्रॉपर्टी गिफ्ट किए। एक आपको मकान दिए जिस मकान की कीमत 1 करोड़ रुपये है, और आपको हम एक और छोटा सा मकान दिए जिस मकान के मतलब कि अगेंस्ट में 10 लाख का लोन है, यानी आपको वो लोन अब आपको चुकाना है। तो हो गया ना, बर्डन हो गया ये ना। एक जगह आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, उसके साथ ही आपको एक ऐसा जमीन मिल रहा है जिस जमीन पर 10 लाख का लोन है, आपको 10 लाख चुकाना है, ठीक है ना। इसको ऑनरस गिफ्ट बोलते हैं हम लोग, यानी कि यह गिफ्ट में हम बर्डन भी दे दिए आपको। 1 करोड़ का चीज तो दिए, लेकिन 10 लाख का आपके ऊपर जो बर्डन भी दे दिए हम। तो अब इसमें यही कहता है कि आप अगर लेंगे तो दोनों लेना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम ये 1 करोड़ का संपत्ति ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, हम 10 लाख का लोन वाला प्रॉपर्टी नहीं लेंगे हम। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो दोनों को एक साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? पढ़ देते हैं, सुन लिए। वेयर ए सिंगल गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज, सम ऑफ विच आर ऑनरस यानी बर्डन जिसको बोलते हैं, एंड द अदर आर बेनिफिशियल, द डोनी मस्ट एक्सेप्ट द होल गिफ्ट। या तो वह पूरा का पूरा गिफ्ट एक्सेप्ट करे, he cannot be allowed to accept the beneficial part of gift and reject the onerous part। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बेनिफिशियल पार्ट को एक्सेप्ट कर लें और ऑनरस पार्ट को रिजेक्ट कर दें, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा होल लेना पड़ेगा। अगर ध्यान बस इतना रखना है कि अगर एक ही सिंगल गिफ्ट में जा रहा है, सिंगल गिफ्ट का मतलब होता है एक ही इंस्ट्रूमेंट में जा रहा है, तो अगर एक ही डॉक्यूमेंट पे जा रहा है, एक ही जा रहा है, तो आपको या तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा या पूरा का पूरा रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? सेक्शन 127 हो गया। सेक्शन 128 आइए, यूनिवर्सल डोनी। यूनिवर्सल डोनी सेक्शन 128। मान लीजिए मेरे पास जितनी भी संपत्ति थी हम आपको दे दिए, सारा संपत्ति, अपने पास कुछ नहीं रखे, हम फकीर हो गए, आप हो गए यूनिवर्सल डोनी। ठीक है? यूनिवर्सल डोनी इज ए पर्सन हु गेट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द डोनर। ठीक है ना? हम अपनी सारी प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट कर दें तो आप हो गए यूनिवर्सल डोनी। लेकिन अगर कुछ प्रॉपर्टी अपने पास हम रख लिए और सारा आपको दे दिए, कुछ रख लिए,
तो तो आप जो है यूनिवर्सल डोनी नहीं होइएगा। तब यूनिवर्सल डोनी का मतलब ही होता है कि वो डोनर का सारा संपत्ति जो है वो ले लिया एज ए गिफ्ट। ओके, क्लियर? ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें और प्रोविजन है कि अगर कोई यूनिवर्सल डोनी होता है तो वह डोनर का सारा लायबिलिटी भी उठाता है। यानी कि अगर मेरे ऊपर कोई लोन है तो वह लोन अब आपको ही चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम आपको सारी संपत्ति अपना दे दिए और मेरे पास किसी का 50,000 का अगर कर्जा है तो वो लोन आपको ही चुकाना पड़ेगा। आप ये वही बात, वही नियम जो है कि आपसे आप केवल एंजॉयमेंट का चीज नहीं लेंगे, बेनिफिशियल चीज नहीं लेंगे, बर्डन भी लेंगे। ठीक है ना, ये गिफ्ट में ये नियम है, वन हु गेट सर्टेन बेनिफिट अंडर द ट्रांजैक्शन मस्ट आल्सो बियर द बर्डन देयर इन। कि अगर आप इस एक ट्रांजैक्शन में अगर आप चूंकि आप गिफ्ट एक्सेप्ट किए हुए हैं तो आप डोनी हो गए, तो अगर मेरा सारा प्रॉपर्टी आप एक्सेप्ट कर ली है एज ए गिफ्ट, तो मेरा जो भी बर्डन होगा वो अब आप उठाएंगे, मेरे ऊपर जो भी लोन होगा वो आप चुकाएंगे। ओके, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डेथ बेड गिफ्ट। वो सेक्शन 129 129 जो है वो एग्जेम्प्ट कर रहा है, दो गिफ्ट को एग्जेम्प्ट कर रहा है। वो सेक्शन 129 को हम लोग, एक वर्ड है लिख लीजिए, एक बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको लिख लीजिए आप लोग। सेक्शन 129 DONATIO, डोनाटियो मोर्टिस कॉजा, डोनाटियो मोर्टिस कॉजा। इसको हम लोग डेथ बेड गिफ्ट बोलते हैं। DONATIO, डोनाटियो मोर्टिस MORTIS, मोर्टिस कॉजा CAUSA। इसका इंग्लिश होता है डेथ बेड गिफ्ट। यानी कोई आदमी मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, मरने की कगार पे है। अगर डोनर मरने की कगार पे है और वो किसी को गिफ्ट कर रहा है, व्हेन ए गिफ्ट इज मेड बाय ए डोनर व्हेन ही वाज इन क्रिटिकल कंडीशन, यानी कि एकदम क्रिटिकल कंडीशन, मरने की कगार पे है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेथ बेड गिफ्ट। ठीक है, हाँ, तो सेक्शन 129 जो है आपका वो एग्जम्प्ट कर रहा है फॉलोइंग टू गिफ्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम लोग गिफ्ट जो पढ़े हैं ना, वह दो चीजों को एग्जम्प्ट कर रहा है, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। किस पर? तो एक तो मुस्लिम गिफ्ट जो हिब्बा है, अगर डोनर मुस्लिम है, ठीक है ना, तो उस पर टीपी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, उस पर मुस्लिम लॉ का जो गिफ्ट है वो अप्लाई होगा। ठीक है, और ये डेथ बेड गिफ्ट जो है उस पर ये अप्लाई नहीं होता, उसका अलग रूल है उसका। ठीक है, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, ये एग्जम्प्ट कर रहा है, चैप्टर 7 को एग्जम्प्ट कर रहा है ये दो जगहों पे। सेक्शन 129 exempts following two gifts from the application of chapter 7। क्लियर? एक तो मुस्लिम गिफ्ट है जो हिबा है, अगर डोनर जो है देने वाला अगर मुस्लिम है तो फिर मुस्लिम लॉ का जो है रूल वो चलेगा, ये अप्लाई नहीं होगा। और एक डेथ बेड गिफ्ट का, उसका भी अलग रूल है, ये अप्लाई नहीं होगा।
यह केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई होता है, मूवेबल के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। ये टीपी एक्ट जो है, ध्यान समझ लीजिएगा इस चीज को, टीपी एक्ट डील्स विद द, जो कंसेप्ट है डोनाटियो मोर्टिस कॉजा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं इसको, वो सेक्शन 191 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ही यह अप्लाई होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग सेक्शन 191 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो पढ़ते हैं। ये केवल मूवेबल प्रॉपर्टी में, सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई होगा। चैप्टर 7 मूवेबल के लिए नहीं होगा इस वाले केस में, डेथ बेड गिफ्ट के केस में। ठीक है, क्लियर?